नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में। मैं हूं संकेत और आज मैं आपको एक रहस्य, रोमांच और ऐतिहासिक विरासत से भरी एक जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूं। बादशाही अंगूठी। इस कहानी में हम भारत के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस फेलुदा के पहले केस की रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। यह केस हमें कोलकाता की हलचल भरी गलियों से लेकर लखनऊ के नवाबी दौर के ऐतिहासिक महलों तक ले जाएगा। इस कहानी में एक अनमोल अंगूठी का रहस्य छिपा है। एक ऐसी अंगूठी जो कभी मुगल सम्राट औरंगजेब की थी, लेकिन अब कोई इसे चुराने की फिराक में है। क्या फेलुदा इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या वह इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा सकेगा? तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, अपनी चाय कॉफी तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर। कोलकाता, दिसंबर की सुबह, हल्की धुंध, ठंडी हवा और रहस्य की दस्तक। दिसंबर का महीना था। कोलकाता की गलियों में हल्की धुंध छाई हुई थी और सुबह की हल्की ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। सड़कें अभी शांत थीं, बस इक्का दुक्का तांगे और साइकिल वाले निकल रहे थे। कहीं कहीं कोई दूध वाला अपनी गाड़ी पर कैनों को टकराते हुए जा रहा था। हवा में कोयले से जलने वाले स्टोव की गंध फैली थी और दूर कहीं से हलवाई की दुकान से छनछनाकर आती गर्मा गर्म जलेबियों की मिठास हवा में घुली थी। मैं, तपोएश, फेलुदा का चचेरा भाई और इस कहानी का कथावाचक अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। घड़ी सुबह के 7:30 बजा रही थी और सूरज की किरणें अब भी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा और दरवाजा खोला। सामने वही जाना पहचाना चेहरा था। प्रदोष चंद्र मित्र उर्फ फेलुदा। लंबा छरहरा शरीर, तीखी निगाहें, माथे पर हल्की सलवटें और होंठों पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उम्र करीब 22.5 साल, लेकिन उसकी तेज बुद्धि और निरीक्षण क्षमता किसी अनुभवी जासूस से कम नहीं थी। उसकी नजरें हर चीज को जैसे स्कैन कर रही थीं। मेरी अलमारी पर पड़ी किताबें, मेज पर रखी स्याही की बोतल और खिड़की से बाहर जाती सड़क। तपेश, तैयार हो जा, उसने सीधे कहा। क्यों, आज क्या खास है? मैंने पूछा। कुछ नया केस आया है, उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, और इस बार मामला बहुत दिलचस्प है। हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर प्रफुल्ल चंद्र मित्रा से मिलने निकल पड़े। वे मेरे चाचा के दोस्त थे और हमें गिरीश पार्क के पास स्थित अपने पुराने बंगले में बुलाया था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि प्रफुल्ल बाबू अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और मेज पर एक पुराना कागज रखा था, एक पत्र। बैठिए फेलुदा, उन्होंने हमें देखते ही कहा। फेलुदा ने पत्र उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पत्र का मजमून: अगर आप अपनी बादशाही अंगूठी को बचाना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए। आपके घर में कोई विश्वासघाती है और अगर आप इसे लखनऊ में सुरक्षित नहीं ले गए तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। पत्र पढ़ते ही मैंने और फेलुदा ने एक दूसरे की ओर देखा। तो यह मामला सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है, फेलुदा ने धीरे से कहा। प्रफुल्ल बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अंगूठी कभी औरंगजेब की थी। पीढ़ियों से यह हमारे परिवार में रही है, लेकिन अब मुझे डर है कि कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको किसी पर शक है? फेलुदा ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई अंदर का आदमी ही इसमें शामिल हो सकता है। फेलुदा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हमें तुरंत लखनऊ जाना होगा। वहां जाकर ही इस रहस्य से पर्दा उठाया जा सकता है। हमने जल्दी से अपने बैग पैक किए और हावड़ा स्टेशन की ओर निकल पड़े। स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। कुल्ली लाल कपड़े पहने सामान उठा रहे थे। चाय वाले गर्मा गर्म चाय की आवाज लगा रहे थे और दूर कहीं से इंजन की सीटी की आवाज आ रही थी। हमारी ट्रेन दून एक्सप्रेस थी, जो हमें लखनऊ ले जाने वाली थी। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की के बाहर कोलकाता की इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और धीरे धीरे हम सफर में डूबने लगे। रात के 9 बजे जब ट्रेन पटना पहुंची तो हमने डिनर किया। फेलुदा हमेशा की तरह किसी गहरी सोच में था। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। अगर कोई इस अंगूठी को चुराना चाहता है तो वह लखनऊ में पहले से ही होगा, उसने धीरे से कहा।
यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या हमें वहां पहुंचने से पहले ही कोई घटना घटने वाली थी? सुबह के साय में नवाबी शहर। ट्रेन सुबह के 6:30 बजे लखनऊ स्टेशन पहुंची। बाहर हल्की ठंड थी और कोहरे की परतें अभी तक आसमान में जमी हुई थीं। हवा में एक अलग सी महक थी। कहीं दूर से तंदूर में सिकते नान की खुशबू आ रही थी, तो कहीं कुल्हड़ में उबलती चाय की भाप हवा में घुली थी। स्टेशन की भीड़ कोलकाता के मुकाबले थोड़ी शांत थी, लेकिन फेरी वालों की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। बनमस्का, कचौड़ी, जलेबी, ताज़ा ताज़ा। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और प्लेटफार्म से बाहर निकले। बाहर कई रिक्शे, तांगे और साइकिलें खड़ी थीं। फेलूदा ने एक तांगा रोका और हम उसमें बैठ गए। तांगे वाला सफ़ेद कुर्ते पायजामे में था, सिर पर एक लाल गमछा बंधा था। कहाँ चलना है साहब? उसने पूछा। हजरतगंज, फेलूदा ने कहा। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और शहर की हलचल हमारे चारों ओर छाने लगी। सड़कें चौड़ी थीं। किनारे किनारे पुराने नवाबी दौर की हवेलियां खड़ी थीं। कुछ इमारतें अब भी शाही ठाट बाट की कहानी कह रही थीं, तो कुछ पर वक्त की मार साफ दिख रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा। दुकानों में पराठे सिक रहे थे, ठेलों पर इमरती और जलेबियां सजी थीं, और छोटी छोटी चाय की दुकानों में लोग मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय सुड़क रहे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। शहर जाग चुका था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सुबह हमें एक नए रहस्य में खींचने वाली थी। हम हजरतगंज पहुंचे और एक पुरानी हवेली के सामने रुके। यह वही हवेली थी जहां प्रफुल्ल बाबू के एक दूर के रिश्तेदार धीरेन्द्र प्रसाद रहते थे। यहीं पर बादशाही अंगूठी रखी थी। हवेली के बाहर एक पुराना लोहे का गेट था, जिस पर जंग लग चुकी थी। अंदर जाने पर हमने देखा बड़ी बड़ी मेहराबदार खिड़कियां, ऊंची छतें और फर्श पर लाल सफेद संगमरमर। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन इसकी भव्यता अब भी बरकरार थी। धीरेन्द्र बाबू हमें अपने बैठक खाने में ले गए। वहां एक भारी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उन्होंने उसकी चाबी निकाली और उसे खोला। वहां एक छोटा मखमली डिब्बा रखा था। धड़कते दिलों के साथ उन्होंने डिब्बा खोला, लेकिन डिब्बा खाली था। नहीं, यह नहीं हो सकता। धीरेन्द्र बाबू की आवाज कांप उठी। अलमारी में से बादशाही अंगूठी गायब थी। फेलूदा तुरंत सतर्क हो गया। उसने अलमारी के अंदरूनी हिस्से को गौर से देखा। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती खोलने के निशान नहीं थे, यानी यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी। यह अंदर का ही कोई आदमी था। हवेली में कितने लोग हैं? फेलूदा ने पूछा। बस 4 लोग। मैं, मेरा नौकर राम भरोसे, मेरी पत्नी और मेरा दूर का रिश्तेदार विनय, धीरेन्द्र बाबू ने कहा। फेलूदा ने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर उसने कमरे की खिड़की की ओर देखा। खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला हुआ था, जैसे अभी अभी कोई उधर से गुजरा हो। फेलूदा ने धीरे से खिड़की खोली। नीचे बगीचे में गिली मिट्टी पर जूतों के निशान थे। तो कोई आधी रात को यहां से गया था, फेलूदा बुदबुदाया। लेकिन क्या वह सिर्फ बाहर से झांकने आया था, या अंगूठी पहले ही यहां से गायब की जा चुकी थी? हमने नौकर राम भरोसे से पूछताछ की। साहब, हम तो रोज की तरह दरवाजे बंद करके सो गए थे, उसने कहा। लेकिन रात के करीब 2 बजे हल्की आवाज आई थी। मैं उठा, लेकिन जब बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा। कोई परछाई देखी? फेलूदा ने पूछा। राम भरोसे ने सिर हिलाया। हाँ साहब, एक परछाई दिखी थी, लेकिन अंधेरा था, चेहरा नहीं दिखा। कैसा हुलिया था? दुबला पतला लंबा आदमी था, सर पर टोपी थी। फेलूदा सोच में पड़ गया। क्या वह विनय था? अगली सुबह हम बाजार गए। धीरेन्द्र बाबू का कहना था कि उनके एक पुरखे के जमाने के पुराने खानदानी गहनों का सौदागर रफीक मियाँ इसी इलाके में रहता था। बाजार की गली सकरी थी, जहां दाएं बाएं पुराने मकान खड़े थे। रंग उड़े हुए थे, लेकिन इतिहास की महक अब भी महसूस की जा सकती थी। जब हम रफीक मियाँ की दुकान पहुंचे तो वहां एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। लंबा कद, सर पर टोपी और आंखों में अजीब सी घबराहट। जैसे ही उसने हमें देखा, वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। रुको! फेलूदा चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। मैं भी पीछे पीछे भागा। आदमी पतली गलियों से होता हुआ आगे बढ़ा। सड़क संकरी होती जा रही थी और अचानक वह गली के मोड़ पर गायब हो गया। फेलूदा ने इधर उधर देखा।
आदमी पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह कोई आम आदमी नहीं था, फेलुदा ने कहा। वह कुछ छिपा रहा था और मुझे यकीन है कि वह चोरी में शामिल है। हमने आगे की तलाश शुरू की। शाम का सुरमई आसमान और नए सुराग। शाम होते होते लखनऊ का आसमान एक गहरी सुरमई छटा में बदल चुका था। सड़क किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट हल्की रोशनी बिखेर रहे थे, जिससे शहर की हवाओं में एक पुरसुकून मगर रहस्यमयी माहौल बन गया था। हम तीनों, फेलुदा, मैं, तोपशे और जटायु, हजरतगंज की एक तंग गली में खड़े थे। वह आदमी जो बाजार से भागा था, उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। फेलुदा ने धीमे स्वर में कहा, हमें अलग तरीका अपनाना होगा। तो अब? जटायु ने उत्सुकता से पूछा। रफीक मियाँ से मिलते हैं, फेलुदा बोला। अगर वह खानदानी गहनों का सौदागर है तो उसे अंगूठी के बारे में कुछ तो पता होगा। रफीक मियाँ की दुकान हजरतगंज की भीड़ से कुछ दूर एक पुराने बाजार में थी। लकड़ी के पटियों से बनी छोटी सी दुकान, जिसके बाहर पुरानी पेटियां और लालटेनें टंगी हुई थीं। हमने धीरे से दुकान के अंदर कदम रखा। चारों ओर पीतल, चांदी और अन्य पुरानी चीजें करीने से रखी हुई थीं। आपका तशरीफ लाना हुआ साहब, एक बुजुर्ग आवाज ने हमारा स्वागत किया। रफीक मियाँ 50 के ऊपर के होंगे, लंबा सफेद कुर्ता, गहरे भूरे रंग की आंखें और सिर पर एक जालीदार टोपी। उनकी हरकतों में एक ठहराव था, लेकिन आंखों में एक चौकसी भी थी। फेलुदा ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा, आपके पास हाल ही में कोई पुरानी ऐतिहासिक अंगूठी आई है? रफीक मियाँ हल्के से मुस्कुराए। साहब, अंगूठियां तो बहुत आती हैं, लेकिन ऐसी कोई खास चीज? ये बताइए, देखने में कैसी थी? फेलुदा ने धीरेन्द्र बाबू द्वारा दी गई अंगूठी की तस्वीर उनकी ओर बढ़ाई। रफीक मियाँ के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की शिकन आई, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गए। नहीं साहब, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं आई, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था, जो फेलुदा की तेज नजरों से बच नहीं सका। ठीक है, फेलुदा ने सिर हिलाया। अगर कुछ मिले तो हमें खबर करिएगा। हमने दुकान से निकलते ही एक गली के किनारे छुपकर उन्हें देखने का फैसला किया। 5 मिनट बाद ही रफीक मियाँ ने दुकान के अंदर एक पर्दे के पीछे से किसी से फुसफुसाते हुए बातें की। फिर एक दुबला पतला आदमी दुकान से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। यही है सुराग, फेलुदा ने कहा, और हम उस आदमी का पीछा करने लगे। आदमी घुमावदार गलियों से होते हुए एक कच्चे रास्ते की ओर बढ़ा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से एक पुराना हारमोनियम बजने की आवाज आ रही थी। धीरे चलो, फेलुदा ने फुसफुसाया। अचानक वह आदमी एक सुनसान हवेली के गेट के पास रुका। उसने इधर उधर देखा और फिर अंदर घुस गया। यहीं कुछ गड़बड़ है, फेलुदा ने कहा। हमें अंदर जाना होगा। हम तीनों दीवार के सहारे दबे पांव हवेली की ओर बढ़े। अंदर से धीमे धीमे आवाजें आ रही थीं। ये अंगूठी हमारे हाथ में आई तो थी, पर अब कहाँ गई? क्या रफीक मियाँ ने हमें धोखा दिया? बेवकूफ, हमें पुलिस से पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। फेलुदा ने इशारा किया और हम धीरे से हवेली की एक टूटी खिड़की से अंदर झांकने लगे। सामने 3 लोग थे। रफीक मियाँ का वही दुबला पतला आदमी, एक मोटा आदमी जो शायद कोई व्यापारी था, और एक तीसरा व्यक्ति जो छाया में बैठा था। अचानक तीसरा आदमी खड़ा हुआ और हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वह धीरेन्द्र बाबू के दूर के रिश्तेदार विनय थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, विनय इस साजिश में शामिल था। अब हमें पूरी चालाकी से आगे बढ़ना होगा, फेलुदा ने कहा। हमने चुपचाप हवेली की दूसरी तरफ जाकर एक दरवाजे से अंदर घुसने की योजना बनाई, लेकिन तभी अंदर से हलचल हुई। पुलिस आ रही है। तीनों लोग जल्दी जल्दी कागजात और एक छोटा लकड़ी का बक्सा समेटने लगे। फेलुदा ने इशारा किया और हम तुरंत दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। कोई नहीं हिले। हड़कंप मच गया। जटायु ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। विनय का चेहरा फक पड़ गया। फेलुदा, आप यहां क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं विनय। फेलुदा ने गहरी नजरों से देखा। बोलो विनय, अंगूठी कहाँ है? फेलुदा की आवाज ठंडी और सख्त थी। विनय पसीना पसीना हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। फेलुदा ने उस छोटे लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया जो विनय के हाथ में था।
विनय घबरा गया। इसमें कुछ नहीं है। फेलुदा ने बक्सा छीना और खोला। अंदर वही बादशाही अंगूठी थी, तुम्हारे पास थी। फेलुदा ने ठंडी नजरों से देखा। अब बताओ, ये चोरी कैसे हुई? विनय ने टूटे स्वर में कहा, मैंने इसे नहीं चुराया। मुझे ये कल रात रफीक मियाँ ने बेची थी। फेलुदा ने गहरी सांस ली। इसका मतलब असली चोर कोई और है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। खोलो दरवाजा, पुलिस! हम सब ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर वाकई पुलिस थी। फेलुदा ने विनय की ओर देखा। अगर तुमने चुराई नहीं तो असली चोर कौन है? विनय कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आई। फेलुदा साहब, शुक्र है आप यहाँ हैं, हमें असली चोर मिल गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक चिट निकाली और पढ़ी। असली चोर राम भरोसे है, जिसने रात में अंगूठी चुराई और इसे बाजार में बेच दिया। हम सब हैरान थे। फेलुदा मुस्कुराया। मैं जानता था कि असली चोर वही होगा। लेकिन सवाल यह था, राम भरोसे ने इसे चुराया क्यों? और क्या यह मामला यहीं खत्म होता है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? पुलिस इंस्पेक्टर की घोषणा के बाद कमरे में एक क्षण के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई हैरान था कि राम भरोसे, जो महज एक मामूली नौकर था, इतनी कीमती अंगूठी चुरा सकता था। फेलुदा ने गहरी सांस ली और कमरे में धीरे धीरे टहलते हुए कहा, राम भरोसे को पकड़ा गया, यह अच्छी बात है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा। क्योंकि अंगूठी सिर्फ एक कीमती गहना नहीं बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। साजिश? जटायु ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, फेलुदा ने कहा, हमें राम भरोसे से खुद मिलकर पूछताछ करनी होगी। अगले दिन हम लखनऊ के पुराने थाने पहुंचे, जहां राम भरोसे को हिरासत में रखा गया था। यह एक पुरानी जर्जर इमारत थी, जिसकी दीवारों पर सालों से जमी धूल और सीलन के निशान थे। बाहर एक पेड़ के नीचे दो सिपाही बीड़ी पीते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। राम भरोसे को देखने से ही साफ था कि वह बेहद डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। तुमने अंगूठी क्यों चुराई? फेलुदा ने सीधे सवाल किया। राम भरोसे कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, साहब, मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं चुराया, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? राम भरोसे ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, वो आदमी जिसने मुझे लालच दिया था, वह कोई मामूली इंसान नहीं था, वह बहुत बड़ा आदमी है साहब। नाम बताओ। राम भरोसे की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह तेजी से बोला, नहीं साहब, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। हम सब सकते में आ गए। आखिर कौन था वह व्यक्ति जिससे राम भरोसे इतना डर रहा था? फेलुदा ने गहरी सांस ली और टेबल पर हल्की दस्तक देते हुए कहा, राम भरोसे, अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस तुम्हें कई सालों तक जेल में, लेकिन अगर तुम सच बताओ तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है। राम भरोसे ने घबराकर हमारे चेहरों की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, मैंने अंगूठी धीरेन्द्र बाबू के घर से नहीं चुराई, बल्कि मुझे वह बाहर मिली थी। क्या? हाँ साहब, जिस दिन अंगूठी चोरी हुई उसी रात मैं कोठी के पास वाले बगीचे में सफाई कर रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी तेजी से भागते हुए आया और एक चीज जमीन पर फेंक कर चला गया। जब मैंने उसे उठाया तो वह यही अंगूठी थी। फेलुदा की आंखें चमक उठीं। तो असली चोर कोई और था। लेकिन वो आदमी कौन था? राम भरोसे ने कांपते हुए कहा, साहब, वो कोई और नहीं बल्कि विनय बाबू थे। विनय? हम सब चौंक गए। विनय ने पहले दावा किया था कि उसे अंगूठी रफीक मियाँ से मिली थी, लेकिन अब राम भरोसे की बात से सारा मामला उलझ गया था। इसका मतलब विनय ने ही चोरी की थी और पकड़े जाने के डर से अंगूठी बाहर फेंक दी। फेलुदा ने मुस्कुराकर कहा, यह गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी है। उस शाम हमने विनय को बुलाकर उससे सीधे सवाल करने का फैसला किया। हम फिर से धीरेन्द्र बाबू की कोठी पहुंचे। रात हो चुकी थी और बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कोठी के गेट पर पुराना लालटेन जल रहा था, जो पूरे माहौल को रहस्यमयी बना रहा था। विनय अंदर सोफे पर बैठा था, लेकिन जब उसने हमें अंदर आते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया।
फेलुदा, आप लोग फिर से यहाँ? फेलुदा ने मुस्कुराकर कहा, विनय, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं सच बोलने का। विनय ने घबराकर पानी पिया लेकिन कुछ बोला नहीं। क्या तुम्हें यह अंगूठी याद है? फेलुदा ने अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। विनय का चेहरा सफेद हो गया। देखो विनय, फेलुदा ने धीरे से कहा, राम भरोसे ने हमें सच बता दिया है। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने अभी भी झूठ बोला था ऐसा बोला तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। विनय कांपते हुए कुर्सी पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने ही चोरी की थी। धीरेन्द्र बाबू सत्य में आ गए। विनय, ये तुमने क्या किया? विनय ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं बहुत कर्ज में था। जब मैंने सुना कि बादशाही अंगूठी घर में रखी है तो लालच आ गया। लेकिन चोरी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। फेलुदा ने धीरे से कहा, अगर तुमने पहले ही सच बोल दिया होता तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। पुलिस ने विनत में ले लिया। धीरेन्द्र बाबू ने दुखी होकर कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना रिश्तेदार मेरे साथ ऐसा करेगा। फेलुदा ने धीरे से अंगूठी को धीरेन्द्र बाबू के हाथ में रखते हुए कहा, आपका विरासत का गहना वापस आ गया है। अब इसे कहीं सुरक्षित रखिए। हम कोठी से बाहर निकले। आसमान साफ था और चांद की हल्की रोशनी हवाओं में ठंडक घोल रही थी। जटायु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फेलुदा, तुमने फिर संभाल कर दिया। तोपशे ने हंसकर कहा, बिल्कुल, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या? अगर विनय असली चोर था तो उस रात कोठी के बाहर जो दूसरा आदमी देखा गया था वो कौन था? फेलुदा रुका, मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही तो असली रहस्य है मेरे दोस्त। और शायद यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। हम कोठी से बाहर निकले ही थे कि फेलुदा अचानक रुक गया। उसकी आंखें किसी अदृश्य बिंदु पर टिकी हुई थीं, मानो उसके दिमाग में कोई नया विचार कौंध गया हो। तोपशे, तुमने सही कहा था, यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। फेलुदा ने धीमे स्वर में कहा। मैं और जटायु चौंक गए। क्या मतलब? फेलुदा ने गहरी सांस ली। विनय ने अंगूठी चुराई, यह सच है, लेकिन उसने खुद कहा कि चोरी के बाद उसे डर लगने लगा था, इसलिए उसने अंगूठी बाहर फेंक दी। अगर यही सच है तो फिर उस रात बगीचे में भागता हुआ दूसरा आदमी कौन था? जटायु ने माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी अंगूठी के पीछे था? फेलुदा मुस्कुराया। बिल्कुल, और मुझे शक है कि यह व्यक्ति वही है जो असली मास्टरमाइंड है। हमने तुरंत धीरेन्द्र बाबू के घर लौटने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी। हम वापस कोठी पहुंचे तो देखा कि नौकर चाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था और बगीचे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। धीरेन्द्र बाबू अब भी बैठक में ही थे। उनकी उम्र के निशान अब पहले से अधिक गहरे लग रहे थे, जैसे आज की घटनाओं ने उन्हें एक ही दिन में कई सालों का अनुभव दे दिया हो। फिर से आ गए? उन्होंने चौंक कर पूछा। फेलुदा ने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, धीरेन्द्र बाबू, आपको नहीं लगता कि इस चोरी के पीछे कोई और भी था? धीरेन्द्र बाबू ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन पुलिस तो कह चुकी है कि विनय ही चोर था और अब वह जेल में है। फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि विनय ने ही अंगूठी चुराई थी, लेकिन वह असली योजनाकार नहीं था। कोई और भी था जिसने उसे यह करने के लिए उकसाया या मजबूर किया। लेकिन कौन? फेलुदा ने धीरे से कहा, वही व्यक्ति जो उस रात बगीचे में देखा गया था। धीरेन्द्र बाबू के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अब सोचिए धीरेन्द्र बाबू, फेलुदा ने आगे कहा, आपके घर में हाल ही में कौन नया आया था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसे आपके घर के कोने कोने की जानकारी थी? धीरेन्द्र बाबू कुछ देर तक सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, मेरे पुराने ड्राइवर रामकृष्ण के जाने के बाद मैंने एक नया ड्राइवर रखा था, शंभू। शंभू, हाँ, धीरेन्द्र बाबू ने कहा, लेकिन वह तो 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया। फेलुदा की आंखें चमक उठी। तो फिर असली चोर वही हो सकता है। अगली सुबह हम शंभू की तलाश में निकल पड़े। धीरेन्द्र बाबू ने बताया कि उसने कोठी से करीब 4 किलोमीटर दूर पुराने बाजार इलाके में किराए पर कमरा लिया था। हम वहां पहुंचे तो देखा कि कमरा खाली था।
पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वह 2 दिन पहले रात में अचानक निकल गया था, लेकिन जाते जाते वह किसी से कह रहा था कि वह जल्द ही बहुत अमीर होने वाला है। यह सुनकर तो तय हो गया कि शंभू के पास जरूर कोई और सुराग होगा, मैंने कहा। फेलूदा ने गहरी सांस ली। अगर उसने अंगूठी हासिल करने की कोशिश की थी, तो इसका मतलब है कि वह अब भी लखनऊ में कहीं छुपा होगा। हमें बस उसे ढूंढना है। हमने पुलिस की मदद ली और शहर भर के होटलों और धर्मशालाओं में उसकी तलाश शुरू कर दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद हमें खबर मिली कि हुसैनगंज के एक छोटे से लॉज में एक संदिग्ध आदमी छुपा हुआ है, जिसकी हुलिया शंभू से मिलती है। हम तुरंत वहां पहुंचे। लॉज के बाहर एक पुराना चाय वाला था, जिसने बताया कि वह आदमी कल रात ही यहां आया था और दिन भर अपने कमरे में ही बंद था। बस यही सही मौका है, फेलूदा ने कहा और पुलिस को इशारा किया। हमने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो देखा, उससे हम सब चौंक गए। शंभू बेहोश पड़ा था और उसके पास ही एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, जिस चीज के पीछे तुम थे वह अब मेरे पास है। अब अगर जान बचानी है तो चुपचाप भाग जाओ। के के जटायु ने चिट्ठी को गौर से देखते हुए कहा। अब ये कौन है? फेलूदा ने चिट्ठी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। यही तो असली मास्टरमाइंड है, जिसे हम खोज रहे थे। लेकिन ये कौन हो सकता है? मैंने पूछा। फेलूदा ने धीरे से कहा, यह हमें जल्द ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, यह मामला जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा और खतरनाक है। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। लगता था कोई नया तूफान आने वाला है। कमरे में सन्नाटा था। शंभू अब भी बेहोश पड़ा था और उसके पास रखी वह चिट्ठी कई नए सवाल खड़े कर रही थी। मैंने उत्सुकता से फेलूदा की ओर देखा। क्या इसका मतलब यह है कि अंगूठी अब भी हमारे हाथ से दूर है? फेलूदा ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल। और यह के कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस शंभू तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसने चालाकी से उसे बेहोश कर दिया और सबूत मिटा दिए। लेकिन वह एक गलती कर गया है। कौन सी गलती? जटायु ने घबराकर पूछा। फेलूदा ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। इस कागज की क्वालिटी देखो। यह किसी साधारण कागज पर नहीं लिखा गया है। यह किसी ऊंचे दर्जे की होटल या क्लब की चिट्ठी हो सकती है। हमने चिट्ठी को देखा। सचमुच उसके कोने पर हल्का सा उभरा हुआ एक निशान था। फेलूदा ने जेब से एक लेंस निकाला और उसे ध्यान से देखा। यह लखनऊ क्लब की चिट्ठी है। लखनऊ क्लब शहर का सबसे प्रतिष्ठित क्लब था, जहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे। वहां प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन फेलूदा के पास हमेशा कोई न कोई तरकीब होती थी। हम तीनों क्लब के बाहर पहुंचे। अंदर जाने के लिए हमें एक मेंबर की जरूरत थी और सौभाग्य से धीरेन्द्र बाबू के एक मित्र वहां के पुराने सदस्य थे। उनकी मदद से हम अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का माहौल राजसी था। लकड़ी के शानदार फर्नीचर, ऊंची छतों पर झाड़ फानूस और इत्र की हल्की सुगंध से भरा वातावरण हमें एक अलग ही दुनिया में ले आया। फेलूदा ने रिसेप्शन पर जाकर क्लब की हालिया विजिटर लिस्ट देखने की कोशिश की। वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने कुछ सवाल किए। क्या हाल ही में किसी के नाम के व्यक्ति ने यहां रुकने के लिए कमरा लिया था? बुजुर्ग आदमी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब हमने उसे विश्वास दिलाया कि यह एक महत्वपूर्ण जांच का हिस्सा है, तो उसने रजिस्टर की ओर इशारा किया। हमें एक मेहमान मिला जो अपने नाम के आगे सिर्फ के लिखता है। उसने 2 दिन पहले कमरा नंबर 302 बुक किया था। हमने बिना समय गंवाए उस कमरे की ओर रुख किया। गलियारे में हल्की रोशनी थी और घड़ी की सुइयां रात के 9 बजने का इशारा कर रही थीं। फेलूदा ने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अंदर हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई व्यक्ति कुछ पैक कर रहा हो। फेलूदा ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? अंदर से एक भारी आवाज आई। रूम सर्विस। फेलूदा ने झट से जवाब दिया। अंदर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला। बस यही मौका था। फेलूदा ने झटके से दरवाजा धक्का दिया और हम तीनों अंदर घुस गए। सामने एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में घबराहट थी। उसके हाथ में एक सूटकेस था और मेज पर कई पुराने कागजात बिखरे हुए थे। आप आप कौन हैं? उसने हड़बड़ाकर पूछा। फेलूदा ने एकदम शांत स्वर में कहा, हम वही लोग हैं
जिनसे तुम बचने की कोशिश कर रहे थे, मिस्टर के। आदमी के चेहरे से खून उतर गया। कमरे में गहरी खामोशी थी। मैं और जटायु आदमी को घूर रहे थे, जबकि फेलूदा अपनी जेब से पाइप निकालकर उसे जलाने लगा। यही उसका तरीका था जब वह किसी बड़े खुलासे के लिए तैयार होता था। तुम्हारा असली नाम क्या है? फेलूदा ने पूछा। आदमी ने गला साफ किया। मैं किशोरनाथ बख्शी हूं। तो तुम ही असली मास्टरमाइंड हो, मैंने कहा। किशोरनाथ की आंखों में हल्की झुंझलाहट थी। तुम लोग क्या चाहते हो? फेलूदा ने मेज पर पड़े कागजात को ध्यान से देखा। उनमें से एक पुराना दस्तावेज था जिस पर मुहर लगी थी। तो यही असली खेल था, फेलूदा ने धीरे से कहा। क्या मतलब? जटायु ने हैरानी से पूछा। फेलूदा ने दस्तावेज उठाया और हमें दिखाया। यह सिर्फ एक अंगूठी की चोरी का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी जायदाद के मालिकाने का खेल था। धीरेन्द्र बाबू के पूर्वजों ने जो जमीन और संपत्ति छोड़ी थी, वह सिर्फ एक अंगूठी के साथ जुड़ी थी। दस्तावेजों के अनुसार जिस व्यक्ति के पास वह अंगूठी होती, वही इस संपत्ति का असली उत्तराधिकारी माना जाता। किशोरनाथ यह बात जानता था और उसने चालाकी से अंगूठी चुरवाने की योजना बनाई। उसने विनय को फंसाया और फिर शंभू का इस्तेमाल करके अंगूठी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। अंगूठी कहाँ है? मैंने पूछा। किशोरनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से अपने सूटकेस की ओर इशारा किया। फेलूदा ने सूटकेस खोला और वहां एक मखमली डिब्बे में वही बादशाही अंगूठी चमक रही थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और किशोरनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। अंगूठी को सुरक्षित धीरेन्द्र बाबू के हवाले कर दिया गया। रात का अंधेरा अब छौंट चुका था। सुबह की हल्की ठंडी हवा हमें छू रही थी, जैसे शहर ने एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा दिए हों। हम धीरेन्द्र बाबू के घर वापस लौटे। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर फेलूदा का धन्यवाद किया। अगर तुम न होते तो यह मामला कभी हल नहीं हो पाता, उन्होंने कहा। फेलूदा ने मुस्कुराकर कहा, हर रहस्य का हल होता है, बस सही दृष्टि से देखने की जरूरत होती है। मैंने और जटायु ने एक दूसरे को देखा। यह मामला जितना हमने सोचा था, उससे कहीं अधिक जटिल और रोमांचक था, लेकिन आखिरकार न्याय हुआ था। फेलूदा ने पाइप जलाया और गहरी सांस ली। चलो तोपशे, अब लखनऊ की गलियों में एक अच्छी चाय पी जाए। यह केस अब खत्म हुआ। और हम मुस्कुराते हुए सड़क की ओर बढ़ गए, एक नए रोमांच की तलाश में। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैं सोच में पड़ गया। बादशाही अंगूठी का यह रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था, लेकिन इस सफर में हमने सिर्फ एक गुम हुई अंगूठी ही नहीं, बल्कि इतिहास के अनछुए पन्ने भी खोजे थे। फेलूदा हमेशा कहते हैं, रहस्य वही होता है जिसे लोग समझ न सकें, लेकिन एक जिज्ञासु दिमागर के लिए दुनिया में कुछ भी अनसुलझा नहीं रहता। इस रोमांचक सफर में हमने चतुराई, हिम्मत और तेज दिमाग की असली ताकत देखी। जो अंगूठी कभी सम्राट औरंगजेब के खजाने का हिस्सा थी, वह आखिरकार अपने सही हकदार तक पहुंच गई। जटायु जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फेलूदा, तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल मजबूत हो गया है, लेकिन अगली बार कोई आसान केस लाना। फेलूदा हल्का मुस्कुराए। जटायुदा, रहस्य और रोमांच के बिना जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी, कभी सोचा है? ट्रेन ने सीटी बजाई और अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली। सूरज की किरणें आसमान में चमकने लगी थीं। हमारी यह यात्रा खत्म हो रही थी, लेकिन फेलूदा की दुनिया में रहस्य कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगली यात्रा किसी नए रहस्य के साथ फिर शुरू होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको क्या लगता है, अगला रहस्य कौन सा हो सकता है? हमें कमेंट में बताइए। अगली मुलाकात तक रहस्यमयी सफर में बने रहिए और नए रोमांच के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।